हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। तो आज की इस क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं ये 3 टॉपिक। तो फर्स्ट टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वॉशिंग सोडा एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अभी हम पहले देखेंगे कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हम क्यों बीच में स्टडी कर रहे हैं, और वो भी एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स के चैप्टर में। क्योंकि जब आप इन दोनों के फॉर्मूलाज देखोगे, उस फॉर्मूला में आपको इसका बहुत ज़्यादा यूज है। तो सबसे पहले अभी हम देखते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलिए, अब मैं आपको एक डे टू डे लाइफ का एग्जाम्पल देती हूँ। अब आपने देखा होगा, अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, सभी घर का कोई ना कोई काम तो सीख ही रहे हैं। तो आप लोग भी क्लास 10th में थोड़ा बहुत मम्मा की हेल्प तो करते ही होंगे इस किचन में। तो जब आप मम्मा की हेल्प कर रहे हो तो आपने ध्यान से देखा होगा कि जब भी हम आटा गूंथते हैं चपातीज बनाने के लिए, तो वो आटा गूंथते समय हमें थोड़ा थोड़ा वाटर डालना पड़ता है उसमें। हम एक साथ बहुत सारा वाटर नहीं डाल सकते, नहीं तो वो तो गुथा हुआ आटा बनेगा ही नहीं, वो तो ऐसे सॉल्यूशन टाइप का बन जाएगा। तो हम क्या करते, केयरफुली थोड़ा थोड़ा वाटर उसमें ऐड करते, ताकि वो जो है सूखा आटा जो है सब एक दूसरे के साथ में बाइंड हो जाए। करेक्ट। तो हमने वो क्यों यूज किया है, हमने क्यों यूज किया वो पानी, हमने पानी इसीलिए यूज किया ताकि हम उन सभी आटे के मॉलिक्यूल्स को सबको एक साथ मिलाकर रख सके, और फिर वो जब एक साथ मिल जाएगा तो हम उसकी चपातीज बना सके। सिमिलरली जब भी कोई सॉल्ट बनता है तो उस सॉल्ट के मॉलिक्यूल्स भी सब दूर इधर उधर सब दूर बिखरे रहते हैं। तो उन सभी मॉलिक्यूल्स को एक साथ लाने के लिए हमें कुछ वाटर मॉलिक्यूल की जरूरत पड़ती है, और वो वाटर मॉलिक्यूल को हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। चलो देखते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होती है। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, व्हाट डज इट मीन्स? इट मीन्स number of water molecules required to prepare crystals of salts. ओके, सो हमने क्या कहा, ऐसे वाटर। अब आप कहोगे कि वाटर मॉलिक्यूल कितने, क्वेश्चन तो आता है ना। हम तो वाटर मॉलिक्यूल को गिन नहीं सकते, हम कैसे समझ में आएगा? तो जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो वहां पर हम एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं जिसे कहा जाता है क्रिस्टलाइजेशन। तो वहां पर हमें समझ में आ जाता है कि किस तरीके से जो है हम वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं। तो अभी हमने कहा कि इसमें मेन कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है हमें, इट मीन्स नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड। जब मैं यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स लिखती हूँ, अब जब मैं एग्जाम्पल्स लिखूंगी ध्यान से देखो, कुछ एग्जाम्पल्स जो है हमने ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। चैप्टर 1 में हमने ये एग्जाम्पल स्टडी किया था, जहाँ पर हमने ये 7H2 इस तरीके से नाम लिखा था। तो इसका नेम क्या होता है एक्चुअल में, ये क्या है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। हमने वहां पर क्या कहा था, फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स। तो ये क्या है, फेरस सल्फेट के क्रिस्टल्स, मतलब वहां पर बहुत सारे फेरस सल्फेट के मॉलिक्यूल्स थे। उन मॉलिक्यूल्स को बाइंड करने के लिए कितने वाटर मॉलिक्यूल्स लगे हमें, 7। और ये जो वाटर मॉलिक्यूल हर एक सॉल्ट के लिए फिक्स्ड रहते हैं, ये कभी चेंज नहीं होगा। अगर मैं कहूंगी कि हाँ मुझे 7 नहीं मुझे 10 चाहिए, तो मैं चेंज नहीं कर सकती। आप कहोगे कि मुझे 10 नहीं मुझे तो 100 चाहिए, ये चेंज नहीं होगा। हम ये कहेंगे कि सिर्फ 7 ही वाटर मॉलिक्यूल चाहिए उनको बाइंड करने के लिए। और इसी का जो है हम देखेंगे कॉमन नेम जो होता है वो होता है ग्रीन विट्रियोल। इसे हम क्या कहते हैं, ग्रीन विट्रियोल। ओके, नाउ सिर्फ ये एक ही एग्जाम्पल नहीं, ऐसे हमारे पास काफी सारे एग्जाम्पल है। तो मैं अभी आपको ये फर्स्ट एग्जाम्पल हुआ, सेकेंड एग्जाम्पल बताती हूँ, वो है CuSO4.5H2O। तो इसका नाम क्या होता है, कॉपर सल्फेट। हम इसको क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं, या फिर हम इसको क्या कहेंगे, कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स, या फिर हम कहेंगे कॉपर सल्फेट
पेंटा, पेंटा मतलब क्या हो गया 5 और ये हो गया हाइड्रेट, पेंटा हाइड्रेट। क्या कहा हमने इसको? कॉपर सल्फेट पेंटा हाइड्रेट, या फिर हम सिंपल सा इसको क्या कह सकते हैं? क्रिस्टल्स भी कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो फेरस सल्फेट क्रिस्टल्स हम इसको कह सकते हैं, वर्ड यूज कर सकते हैं, या फिर मैं इसका नेम क्या लिखूंगी? 7 है तो 7 के लिए क्या यूज होता है? हेप्टा, हेप्टा हाइड्रेट। और इसका कॉमन नेम क्या बताया हमने? ग्रीन विट्रियोल, और इसको कॉमनली कहा जाता है ब्लू विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल कहते हैं। ये हमें याद रखना है। हो सकता है कि हमें एग्जाम में ऐसा कोई क्वेश्चन आए जिसमें वो हमसे क्या पूछे? उनके कॉमन नेम्स पूछे, तो हमें पता होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, सो वाटर ऑफ क्रिस्टल बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। जैसे हमने समझा, हम इसको याद कैसे रखेंगे? आटे के एग्जाम्पल। आटे को बाइंड करना है तो कुछ पानी की जरूरत होती है, और उस पानी को ही हमने क्या कहा? वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो जो है हम इसको भी देखेंगे कि कुछ क्रिस्टल्स को क्या कर रहे हैं हम? बाइंड करने के लिए, क्रिस्टल को बाइंड करने के लिए हम कुछ वाटर मॉलिक्यूल का यूज कर रहे हैं, और वो वाटर मॉलिक्यूल क्या होते हैं? वाटर ऑफ crystallization. I hope you understood this topic. Okay, now let's start with next concept. And next concept is washing soda. Washing soda. Washing soda. Washing soda क्या है? इसका कॉमन नेम है। अभी हम इसका केमिकल नेम और इसका केमिकल फॉर्मूला देख लेते हैं। तो अभी हम सबसे पहले लिखेंगे इसका केमिकल फॉर्मूला। केमिकल फॉर्मूला जो है वॉशिंग सोडा का वो होता है Na2CO3.10H2O। अब इसका केमिकल नेम लिख लेते हैं हम, क्या होता है? केमिकल नेम ऑफ वॉशिंग सोडा इज सोडियम कार्बोनेट और 10 मॉलिक्यूल्स है, इसीलिए मैं यूज करूंगी डेका हाइड्रेट। क्या हम यूज करते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट। तो एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो इस क्वेश्चन का, इस टॉपिक पे जब क्वेश्चन आएगा तो वो आपको या तो फॉर्मूला पूछ सकते हैं, या फिर आपको वो क्या पूछ सकते हैं? उसका केमिकल नेम पूछ सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि इसके बनाया कैसे जाते हैं, इसकी प्रिपरेशन हम कैसे करते हैं। बेकिंग वॉशिंग सोडा जो है बनाया जाता है सोडियम कार्बोनेट से। तो हम क्या करते हैं? सोडियम कार्बोनेट को वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ में इसकी रिएक्शन करवाते हैं, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? रीक्रिस्टलाइजेशन। रीक्रिस्टलाइजेशन, और रीक्रिस्टलाइजेशन जब होता है तब ये बनाता है वॉशिंग सोडा। तब ये क्या बनाता है? वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा। तो इस तरीके से जो है ये प्रिपेयर किया जाता है। और साथ में ही मैं ये भी कहूंगी कि इस सॉल्ट को हम क्या, कौन सा सॉल्ट कहते हैं? इस सॉल्ट को हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस सॉल्ट। इसको हम कहते हैं एफ्लोरेसेंस सॉल्ट। एफ्लोरेसेंस मीन्स क्या होता है? ऐसे सॉल्ट्स जो एयर के कांटेक्ट में आने के बाद में वाटर मॉलिक्यूल्स को लूज कर देते हैं, ऐसे सॉल्ट्स को हम क्या कहते हैं? एफ्लोरेसेंस सॉल्ट कहते हैं। राइट, ओके। सो इस वॉशिंग सोडा के एग्जाम्पल्स जो है, और साथ में हमारे डे टू डे लाइफ में जो वॉशिंग सोडा होता है, डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के हम वॉशिंग सोडा यूज करते हैं, उसके क्या यूजेस रहते हैं ये तो हमें बहुत अच्छी तरीके से पता ही है। ओके, और साथ में हम एनसीईआरटी में से भी ये टॉपिक जो है एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। चलिए अब हम पढ़ते हैं हमारा लास्ट टॉपिक, और लास्ट टॉपिक जो है हमारा वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। सो लास्ट टॉपिक क्या है हमारा अभी? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है इसको शॉर्ट में हम कहते हैं POP।
जिसका केमिकल नेम होता है, इसका केमिकल फॉर्मूला हम देखेंगे पहले और फिर हम इसका देखेंगे केमिकल नेम। केमिकल नेम, केमिकल नेम और फॉर्मूला में हम देखेंगे। पहले केमिकल फॉर्मूला क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, वो होता है CaSO4 डॉट हाफ H2O और केमिकल नेम होता है इसका कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट। और साथ में अब हाफ वाटर मॉलिक्यूल को हम कैसे लिखते हैं, हम इसको लिखते हैं हेमी हाइड्रेट। कैसे लिखेंगे हम इसको, कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट। और जब हम इसको कैल्शियम सल्फेट हेमी हाइड्रेट लिखते हैं तब हम देखते हैं कि इसका जो ये हाफ वाटर मॉलिक्यूल के लिए वर्ड कौन सा यूज किया हमने, हेमी हाइड्रेट। तो चलिए अब हम देखते हैं कि ये बनता कैसे है। अब सबसे पहले चलो बनाने से पहले अब बताओ, आपने पीओपी देखा है? हम कहते हैं कि हमारे घर पे जो वॉल सीलिंग पे जो इतना ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन होता है वो किससे होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस से होता है या नहीं? ब्यूटीफुल सा डेकोरेशन रहता है। जो स्टैचूज बनते हैं, जो पॉट्स बनते हैं, ये सभी क्या होते हैं, जो लाइट इन वेट होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनते हैं। और हमने ये वर्ड बहुत बार सुना हुआ है जब हम देखते हैं कि गणेश जी की मूर्तियां बनती है, दुर्गा जी की मूर्तियां बनती है, तो ये कहा जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से मत बनाइए। किससे बनाइए, मिट्टी से बनाइए। क्यों? क्योंकि प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, जल्दी से गलता नहीं है और इसीलिए हम अवॉइड करते हैं। बट वो क्या होता है, हम डेकोरेशन पर्पस के लिए जो है हम इसका यूज कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं। और अच्छा चलो सबसे पहले तो ये देख लो कि इसको प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहा जाता है। पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं, क्योंकि इसका नेम बड़ा इंटरेस्टिंग है। कैसे? क्योंकि ये फर्स्ट टाइम ये पेरिस में डिस्कवर हुआ था और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो इसका चलो हम प्रिपरेशन देख लेते हैं कि प्रिपरेशन क्या होती है प्लास्टर ऑफ पेरिस की। इसके प्रिपरेशन में हम देखेंगे, हम प्रिपरेशन में देखते हैं कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो बनता है जिप्सम से। किससे बन रहा है, जिप्सम। अब जिप्सम का फॉर्मूला देखो, CaSO4 डॉट 2H2O। किससे बन रहा है, ये जिप्सम से बनता है। और जब ये जिप्सम से बन रहा है तो इसमें जब आप जिप्सम को हीट करोगे, क्या कर रहे हैं हम, जिप्सम को हीट करते हैं तो ये वाटर मॉलिक्यूल लूज कर देता है। कितने, 1.5 वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है और यहाँ पर बच क्या जाता है, CaSO4 डॉट हाफ H2O, जिसे हम क्या कहते हैं, POP। इसको पॉप नहीं पढ़ना है स्टूडेंट्स, इसको पॉप नहीं पढ़ना, हमें क्या पढ़ना है उसको, POP, क्योंकि हमने प्लास्टर ऑफ पेरिस के लिए जो है ये वर्ड यूज किया है। अब सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके माइंड में आया होगा वो होगा कि मैम एक वाटर मॉलिक्यूल को आधा कैसे कर सकते हैं। एक्चुअल में आधा नहीं करते हैं इसको। अब ध्यान से देखो, जैसे कि मान के चलो ये वाटर मॉलिक्यूल है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल होल्ड करता है 2 CaSO4 मॉलिक्यूल्स को। आया समझ में? अब क्या हो रहा है, एक वाटर मॉलिक्यूल होल्ड किसको कर रहा है, 2 CaSO4 मॉलिक्यूल्स को। और इसीलिए हम एक के साथ कितना कहेंगे, अगर एक ने 2 को होल्ड किया तो एक के साथ कितना आएगा, आधा। वैसे हम किसी भी वाटर मॉलिक्यूल को आधा करके यूज नहीं कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम ये समझ सकते हैं कि एक वाटर मॉलिक्यूल 2 CaSO4 को क्या कर रहा है, होल्ड करके रख रहा है। और हमें ये भी ध्यान रखना है कि अगर ये CaSO4, अगर आपने इसको बहुत ज्यादा देर तक हीट करा, अगर आपने स्ट्रांगली हीट करा, इसको स्ट्रांगली हीट करा, तो ये क्या करेगा, पूरे वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा। क्या करेगा, ये पूरे वाटर मॉलिक्यूल को लूज कर देगा और फिर ये बन जाएगा एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। ये क्या बन जाएगा, एनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट, और जिसे हम क्या कहते हैं, डेड बर्न्ड प्लास्टर। डेड
बर्न प्लास्टर, जिसे हम कहते हैं डेड बर्न्ट प्लास्टर। किसको कहते हैं हम? अनहाइड्रस कैल्शियम सल्फेट। तो जो स्टूडेंट्स एनटीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और नहीं भी है तो हमें नॉलेज तो होना ही चाहिए, राइट। जब भी हमारे हाथ में फ्रैक्चर हो जाता है, लेग्स में फ्रैक्चर होता है, तो हमें एक प्लास्टर चढ़ाया जाता है, और वो प्लास्टर कौन सा होता है? पीओपी का प्लास्टर होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखेंगे। तो ये समझ में आ गया, इसको क्या कहते हैं हम? डेड बर्न्ड प्लास्टर कहते हैं। चलिए अब एक और प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी, प्लास्टर ऑफ पेरिस की। अब हमें पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है डेकोरेटिव आइटम्स की तरह भी यूज होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या है? सी कैल्शियम सल्फेट डॉट हाफ H2O। जब आपने देखा होगा कि हम ये जो है पीओपी प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस प्लास्टर ऑफ पेरिस को जब आप पानी के साथ मिलाते हो, किसके साथ मिलाते हो? पानी ऐड करने के बाद, तब ये फिर से बन जाता है एक हार्ड मास, और उस हार्ड मास का ये क्या बनाता है? बहुत ही ज्यादा हार्ड मास बन जाता है। और फिर वो हार्ड मास जो है वो एक्चुअली नेम क्या है इसका? इसका नेम भी जिप्सम है। ये एक्चुअल में बनता तो जिप्सम ही है फिर से, और इसीलिए आप देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस में, या फिर जब भी हम पुट्टी भी वो कहते हैं कि जो व्हाइट पुट्टी है, व्हाइट पुट्टी है क्या एक्चुअल में? व्हाइट पुट्टी ही ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब आप व्हाइट पुट्टी में या प्लास्टर ऑफ पेरिस में जैसे ही आप पानी डालोगे तो वो बहुत ही थोड़ी देर बाद में, सेट होने के बाद में एकदम कड़क हो जाता है। इसका एक्सपेरिमेंट या फिर लाइव एग्जाम्पल वो होता है जब हमारे हाथ में कोई अगर फ्रैक्चर हो जाए, हम उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ाते हैं, राइट। तो वो कितना हार्ड हो जाता है। तो ये क्यों होता है? क्योंकि ये इसकी टेंडेंसी होती है। तो इस तरीके से जो है हम प्लास्टर, और इस पे देखो ये हमेशा क्वेश्चन आता है कि भाई जब आप प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाओगे तो क्या होगा? जब हम प्लास्टर ऑफ पेरिस में पानी मिलाएंगे तो जिप्सम बनेगा, या फिर एक हार्ड मास का सब्सटेंस बनेगा, और वो क्या करता है? उसकी प्रॉपर्टीज बताता है। तो इस तरीके से हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का स्टडी जो है वो अच्छे से कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का भी लेक्चर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आप सभी से बस इतना ही कहूँगी कि इसी वीडियो के साथ में हमारा सेकेंड चैप्टर जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने सेकेंड चैप्टर तक प्रिपरेशन हो गई है आपकी, और आप इसी तरीके से प्रिपरेशन करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी बाद में रिविजन्स करने के लिए। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे अहेड।